तो भाई मैं गया सीधे टुन्नू के घर पे दिवाली का नाश्ता करने। और जब नाश्ते की प्लेट मेरे सामने आई तो उसमें 4 अलग अलग तरह के पकवान रखे हुए थे। एक गुजिया थी, एक शक्करपारे थे, एक चूड़ा था और एक जलेबी थी। ऐसे 4 अलग अलग डिशेस रखी हुई हैं ऑन टू द टेबल। मैं या तो एक डिश उठा सकता हूँ, या 2 डिश उठा सकता हूँ, 3 डिश उठा सकता हूँ, या 4 डिश उठा सकता हूँ। बट 5वीं डिश जो टेबल पे है ही नहीं, उसे कैसे उठा लूं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं 4 तरह की चीजें खा सकता हूं ऑन द टेबल। इसीलिए भाइयों, मेरा एन मैक्सिमम आर के बराबर हो सकता है। आर कभी भी एन से बड़ा नहीं होगा। एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, क्योंकि अगर 4 ही चीजें अवेलेबल है तो मैं मैक्सिमम एट ए टाइम 4 ही चीजें चूज कर पाऊंगा, 5वीं चीज चूज नहीं कर सकता। सो एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि n हमेशा r से बड़ा या फिर बराबर होगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। और भाइयों हमेशा याद रखना कि n और r दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि n 7.5 हो या फिर n 6.78 हो। इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। पॉइंट्स डेसिमल्स में आंसर नहीं आएगा। आंसर हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू होगी, कंप्लीट वैल्यू होगी, इंटीजर होगा। 6.5 इज नीदर योर n नॉर योर r। तो याद रखना n और r ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मतलब n और r ना सिर्फ इंटीजर्स है बल्कि पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव नहीं होंगे। सोचो ना यार, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेगेटिव कैसे हो सकते हो? ऑब्जेक्ट्स तोड़ दिए उल्टा लाने की बजाय। तो n इज नेवर गोइंग टू बी नेगेटिव एंड सो इज द केस विथ r। तो भाइयों हम लोग परम्यूटेशन के 5 तत्व यानी कि 5 पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे। पहला तत्व रिस्ट्रिक्शंस ऑफ परम्यूटेशन, ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं विथ ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर वाले पार्ट से। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं विथ ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर वाले पार्ट से। तो यार हमेशा याद रखना, ऐसा हो सकता है क्वेश्चंस में कई बार परम्यूटेशन के कि 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हमेशा साथ आए। उस केस में तुम्हें बनाना है बॉक्स। ना सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ हो सकता है ये 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ हो सकता है ये 5 ऑब्जेक्ट्स के साथ हो। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स को साथ में आना है उनके लिए बना दो बॉक्स, और बॉक्स को काउंट करो एज 1 एलिमेंट ओनली। यानी कि अगर राम, श्याम और सीता में मुझे परम्यूटेशन करना है और राम और श्याम हमेशा साथ में आएंगे, तो मैं राम और श्याम का एक बॉक्स बना दूंगा और उसे एक ही एलिमेंट काउंट करूंगा। इसका मतलब है राम श्याम एक एलिमेंट हो गया और सीता अलग से एक और एलिमेंट हो गई। मतलब टोटल 3 की बजाय मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 2, एक बॉक्स और एक सीता। तो जब भी ऑलवेज टुगेदर होता है मेरे भाई, तो तुम डिब्बे में बंद कर देते हो उन लोगों को जो हमेशा साथ होने वाले हैं। अच्छा, तो बॉक्स को जब तुम लोग एक एलिमेंट काउंट करते हो तो फिर परम्यूटेशन कर देना। जैसे सीता और बॉक्स ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? बॉक्स कॉमा सीता या फिर सीता कॉमा बॉक्स, यानी कि 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं। पर याद रखना बॉक्स के अंदर भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। राम और श्याम साथ में आएंगे, पर ये कहा कि श्याम पहले आएगा और राम बाद में आएगा, या फिर राम पहले आएगा और श्याम बाद में आएगा। इट इज नॉट स्पेसिफाइड। तो हमें बॉक्स के अंदर के सारे अरेंजमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो अगर बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो दोज एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो भाइयों ऑलवेज टुगेदर में तुम्हें ना सिर्फ बॉक्स बनाना है बल्कि बॉक्स को एक एलिमेंट काउंट करते हुए ओवरऑल अरेंजमेंट करना है, और फिर बॉक्स के अंदर का भी
अरेंजमेंट करना है और ये दोनों अरेंजमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि इवेंट कॉन्टिन्यूशन में है, एंड लग रहा है ना कि और। तो बहुत सिंपल है, मेक द बॉक्स, permutation with the box counting it as one element and permutation inside the box as well। तो देखो ऐसे सिंपल सी बात है, मैं एक वर्ड लेता हूं लखनऊ, तो तुम लोगों ने तो सुना ही होगा मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो लखनऊ मैंने एक वर्ड ले लिया। अब इस वर्ड के जो लेटर्स हैं वोवेल्स, मैं कहता हूं कि वोवेल शुड ऑलवेज कम टुगेदर। लखनऊ को अरेंज करो जब वोवेल्स हमेशा साथ में हो। तो भाइयों सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि लखनऊ में वोवेल्स क्या क्या है। ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी सब कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो लखनऊ के अंदर जो वोवेल्स हैं वो है यू और ओ, ये 2 वोवेल्स। तो मैंने इसके लिए बना दिया एक बॉक्स और बाकी सबको लिख दिया अलग अलग। तो एक मेरे पास हो गया बॉक्स, फिर एल सी के एन और डब्ल्यू, ये 5 एलिमेंट्स मैंने अलग लिख दिए। तो टोटल मेरे पास हो गए हैं 6 एलिमेंट्स, क्योंकि मैं बॉक्स को एक ही एलिमेंट काउंट करूंगा। सो देयर आर 6 एलिमेंट्स इन टोटालिटी। तो सबसे पहले मैं इन 6 एलिमेंट्स का परम्यूटेशन कर सकता हूं। हो सकता है ये बॉक्स फिर एल फिर सी फिर के फिर एन फिर डब्ल्यू हो, या फिर बॉक्स फिर सी फिर एल फिर के फिर एन फिर डब्ल्यू हो, या फिर हो सकता है बॉक्स लास्ट में आ जाए, या फिर हो सकता है बॉक्स बीच में आए, हो सकता है बॉक्स 4th पोजीशन में है। तो ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं इन 6 चीजों का परम्यूटेशन करता हूं, वो होगा इन 6 फैक्टोरियल वेज। कैसे? अगर मेरे पास टोटल 6 ब्लैंक्स है तो फर्स्ट ब्लैंक पे मेरे पास ऑप्शन है 6, सेकेंड ब्लैंक पे 5, थर्ड ब्लैंक पे 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो 6 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 720 वेज। तो लेकिन अभी तो सिर्फ पार्ट ए हुआ है ऑफ द क्वेश्चन, बॉक्स के अंदर भी तो परम्यूटेशन हो सकता है ना। इन्होंने कहा है कि वोवेल साथ में आने चाहिए, ये कहा कि यू पहले आएगा और फिर ओ आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ओ पहले आए और बाद में यू आए। तो बॉक्स के अंदर भी परम्यूटेशन होगा। तो अगर बॉक्स के अंदर 2 प्लेसेस हैं तो पहली प्लेस के पास 2 ऑप्शन और दूसरी प्लेस के पास 1 ऑप्शन। तो बॉक्स के अंदर की परम्यूटेशन की वेज है 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 वेज। और मैं इन दोनों के बीच में कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 1440। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ ऑलवेज टुगेदर। कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों, बॉक्स बनाना है, बॉक्स को एज 1 एलिमेंट काउंट करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका परम्यूटेशन कर दो, अरेंजमेंट कर दो, और फिर बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट कर रहे हैं क्योंकि बॉक्स के अंदर का ऑर्डर भी डिफाइंड नहीं है। फिर बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट करना है क्योंकि बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट भी डिफाइंड नहीं है। तो ये हो गया ऑलवेज टुगेदर वाला केस। पर हो सकता है एग्जाम में नेवर टुगेदर वाला केस आ जाए। जैसे वो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कितने वर्ड्स बना सकते हो जिसमें यू और ओ कभी भी साथ में ना है, नेवर टुगेदर। तो याद रखना, जब तक 2 एलिमेंट्स हो, उन 2 एलिमेंट्स के लिए शॉर्टकट होता है नेवर टुगेदर के लिए टोटल केसेस माइनस ऑलवेज टुगेदर। अरे यार 2 ही केसेस हो सकते हैं दुनिया में, एक राम और श्याम हमेशा साथ हो या फिर राम और श्याम हमेशा साथ नहीं हो। अगर इन दोनों केसेस को हम लोग मिला दे तो टोटल केसेस आ जाएंगे, या तो राम और श्याम साथ में होंगे या तो राम और श्याम साथ में नहीं होंगे। ऐसे 2 ही केसेस पॉसिबल है पूरी की पूरी दुनिया में। सो ऑल टुगेदर व्हेन आई टॉक अबाउट नेवर टुगेदर, तो नेवर टुगेदर सिंपली निकल के आ सकते हैं टोटल केसेस माइनस ऑलवेज टुगेदर। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अगर यू और नेवर टुगेदर निकालना है सो आई हैव टू डू टोटल केसेस माइनस ऑलवेज टुगेदर। तो यार अगर मुझे लखनऊ का अरेंजमेंट करना हो और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो LUCKNOW, यानी कि टोटल कुल मिलाकर आ रहे हैं 6 वर्ड्स, यानी कि कुल मिलाकर आ रहे हैं टोटल 7 लेटर्स। और अगर इन 7 लेटर्स का मैं अरेंजमेंट करूंगा तो वो होगा इन 7 फैक्टोरियल वेज, और 7 फैक्टोरियल का आंसर होता है 5040। इसमें से अगर ऑलवेज टुगेदर के वेज माइनस करूं तो वो होगा 1440, यानी कि नेवर टुगेदर के टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 5040 माइनस 1440
मतलब 3600 वेज। चलो बिलीव नहीं करते हैं इस टेक्निक पर, एक बार बिना टेक्निक के करके देखते हैं कि नेवर टुगेदर कैसे सॉल्व होगा। तो नेवर टुगेदर इज जस्ट लाइक रिस्ट्रिक्शन। तो अगर LUCKNOW ये लखनऊ दे रखा है और कहा है वॉवल्स, और कहा है कि वॉवल्स कभी साथ में नहीं आएंगे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो बाकी बचे हुए लेटर्स है उनको लिख लेते हैं, LCKN और W। अब U और O कहां कहां आ सकते हैं चेक करते हैं। एक या तो L के पहले, फिर L के बाद, फिर C के बाद, K के बाद, N के बाद और W के बाद, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए सेपरेट करने के लिए। तो L, C, K, N और W ये 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, ये 5 जगह आ सकते हैं। सो L, C, K, N और W ये अरेंज होंगे इन 5 फैक्टोरियल वेज। अब अगर मैं U की बात करूं तो U के पास कितने ऑप्शंस हैं? U के पास है कि वो फर्स्ट प्लेस पे चले जाए या इस प्लेस पे चले जाए, थर्ड प्लेस पे भी जा सकता है, फोर्थ पे भी जा सकता है, फिफ्थ पे भी जा सकता है, सिक्स पे भी जा सकता है। तो U के पास टोटल ऑप्शन है 6 और O के पास टोटल ऑप्शन है 5, क्योंकि एक स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? U। और जब U ऑलरेडी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका है फ्रॉम दी वैकेंट प्लेसेस, तो बची हुई प्लेसेस पर कौन आ सकता है? O। तो अगर मैं U और O के ऑप्शंस की बात करूं तो इनके पास है 6 × 5 यानी कि 30 वेज, और LCKNW को 5 प्लेसेस में रखने के तरीके 5 फैक्टोरियल वेज यानी कि 120 वेज। और अगर मैं 120 का मल्टीप्लाई करता हूं विथ 30 तो गेस व्हाट, आंसर आएगा 3600 वेज। और ये तो हम लोगों ने निकाला था यार, टोटल केसेस माइनस ऑलवेज टुगेदर, तो आएगा 3600 वेज। तो देखो मैंने पूरा समराइज कर दिया यार ऑलवेज टुगेदर और नेवर टुगेदर का केस तुम्हारे लिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर लखनऊ LUCKNOW इसको नॉर्मली अरेंज करना हो तो टोटल केसेस कितने हो सकते हैं? 7 लेटर्स हैं, 7 जगह पे अरेंज होंगे तो 7 फैक्टोरियल वेज यानी कि 5040। फिर हम लोगों ने देखा अगर वॉवेल्स हमेशा साथ में हो ऑलवेज टुगेदर, तो भैया O और U को हमेशा साथ में होना पड़ेगा, तो उसके लिए बना दिया बॉक्स। अब अगर एक बार बॉक्स बना दिया तो बचे हुए लेटर्स हो जाएंगे 6। एक बार अगर बॉक्स बना दिया तो 2 लेटर तो इसमें आ गए, बचे हुए कितने लेटर्स हैं? 5। कुल मिलाकर मेरे पास हो गए टोटल 6 एलिमेंट्स, क्योंकि बॉक्स को मैं अब एक सिंगल एलिमेंट काउंट करूंगा, तो इन 6 एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर सकता हूं इन 6 फैक्टोरियल वेज। और जब मैंने 6 एलिमेंट्स को 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया तो मुझे एक बात याद आई कि बॉक्स के अंदर भी अरेंजमेंट होगा, तो बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट कर सकता हूं इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मेरे पास ऑलवेज टुगेदर आ गया 1440। फिर था कि वॉवेल्स कभी भी साथ में ना आए, नेवर टुगेदर। तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, मैंने तुम्हें चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बताया कि टोटल केसेस में से अगर तुम लोग ऑलवेज टुगेदर के केसेस माइनस कर देते हो तो नेवर टुगेदर आ जाता है। लेकिन कब? जब 2 एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है। अगर 3 एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है तो नेवर टुगेदर ऐसे नहीं निकल पाएगा। उसका लॉजिक भी मैं तुम्हें अभी क्लियर कर दूंगा। तो याद रखना अगर 2 एलिमेंट्स हैं और उनके नेवर टुगेदर की बात चल रही है तो टोटल केसेस माइनस ऑलवेज टुगेदर हो जाएगा। हमने देखा आंसर आया 3600। और जब नॉर्मली सॉल्व किया लॉजिक के साथ भी, LCKNW को पहले लिख दिया और उसके आसपास O या U में से कोई एक लेटर हम लोग रख सकते थे। जब हम लोगों ने इस लॉजिक से सॉल्व किया तो भी आंसर आया 3600। तो ये ट्रिक तो वैलिड है, टोटल केसेस माइनस ऑलवेज टुगेदर, लेकिन सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए। तो भैया नेवर टुगेदर 2 एलिमेंट्स का है तो टोटल केसेस माइनस ऑलवेज टुगेदर, लेकिन अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट का है तो यूज लॉजिक। रीजन बताता हूं। अगर मैंने कहा कि लखनऊ में UCK कभी साथ में नहीं आने चाहिए, लखनऊ में UCK शुड नेवर बी टुगेदर, तो भैया जब मैं टोटल केसेस में से UCK के ऑलवेज टुगेदर वाले केसेस माइनस करूंगा तो मेरे पास UCK नेवर टुगेदर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे 3 एलिमेंट्स है। यार खुद सोचो ना यार, मैंने अभी कौन सा केस माइनस किया? UCK ऑलवेज टुगेदर, पर C और K तो साथ में आ सकते हैं, U और C तो साथ में आ सकते हैं, U और K तो साथ में आ सकते हैं, ये वाले केसेस बन जाएंगे। तो मुझे करना पड़ेगा टोटल माइनस UCK ऑलवेज टुगेदर, माइनस UNC ऑलवेज टुगेदर, माइनस UNK ऑलवेज टुगेदर, माइनस CNK ऑलवेज टुगेदर।
सो इट विल बी वेरी बर्डनसम। इतना कौन करेगा यार, इससे अच्छा है सिंपल लॉजिक से सॉल्व कर लो। तो याद रखना इस केस में टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर यूसीके बराबर नहीं होगा नेवर टुगेदर यूसीके के, क्योंकि यहां पे टोटल 3 एलिमेंट्स हैं जिनके नेवर टुगेदर की बात चल रही। 2 होते तो टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर कर लेते, पर यहां नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूसीके ऑलवेज टुगेदर हटाया है, यू और सी ऑलवेज टुगेदर नहीं हटाया, सी और के ऑलवेज टुगेदर नहीं हटाया। इन्होंने तो कहा है यू, सी और के, इन तीनों में से कोई भी पास पास नहीं आने चाहिए। तो इसको लॉजिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, लखनऊ यूसी के अगर मैं अलग रखता हूं तो 4 लेटर्स हैं एल, एन, ओ और डब्ल्यू। इन 4 लेटर्स को मैं अरेंज कर सकता हूं इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो सबसे पहले तो मैंने इन 4 लेटर्स को अरेंज कर दिया इन 4 फैक्टोरियल वेज विच कम्स आउट टू बी 24। अब मुझे बताओ यूसीके के लिए मेरे पास कौन कौन सी पोजीशंस है, क्योंकि ये 3 लेटर्स कभी भी साथ में नहीं आ सकते। इन 3 में से कोई भी 2 लेटर साथ में नहीं आ सकते बिकॉज नेवर टुगेदर बोले। तो पहली प्लेस ये है, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और 5th प्लेस। यानी यू के पास कितने ऑप्शंस है, यू के पास ऑप्शन है 5, सी के पास ऑप्शन है 4 और के पास ऑप्शन है 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 60 वेज। तो भाइयों अगर टोटल नंबर ऑफ वेज निकालनी हो जिसमें यू सी के शुड नेवर कम टुगेदर तो वो हो जाएगा 60 इंटू 24 यानी कि 1440। तो आंसर आएगा 1440 वेज। तो चलो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गए। अब सीधे चलते हैं मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस पे और एक एक करके उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर तो तुम्हें पता था यार, 1440, ये हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज ऑन टू योर स्क्रीन। यहां पूछा हुआ है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर वर्ड एग्जामिनेशन बी मेड सच दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अरेंजमेंट निकालना है एग्जामिनेशन वर्ड के और वॉवेल्स हमेशा हमेशा साथ में आएंगे। तो चलो एग्जामिनेशन लिख देते हैं। तो यहां वॉवेल्स क्या क्या है, यहां वॉवेल्स है ए, इनफैक्ट 2 ए है, फिर है 2 आई और फिर है ओ। तो टोटल यहां पे 5 वॉवेल्स हैं, ए, आई और ओ, और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं, ई, एक्स, एम, एन, टी और एन। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हम लोग अभी नहीं बने हैं क्योंकि यहां पर रिपीटेड एलिमेंट्स आ रहे हैं और जब भी रिपीटेड एलिमेंट्स आते हैं तो परम्यूटेशन में एक छोटा सा चेंज और करना पड़ता है। तो पहले रिपीटेड परम्यूटेशन देखते हैं फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो भाइयों यहां पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और जब भी एलिमेंट्स रिपीट होते हैं परम्यूटेशन में एक छोटा सा चेंज होता है, उसे कहा जाता है रिपीटेटिव परम्यूटेशन। तो ये हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तभी जाकर इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने पढ़ा भाई ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर का केस। अगर ऑलवेज टुगेदर है तो बॉक्स बनाओ, बॉक्स को एक एलिमेंट काउंट करो, सबके बीच में परम्यूटेशन कर दो और फिर बॉक्स के अंदर का परम्यूटेशन कर दो और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर नेवर टुगेदर होगा लेकिन सिर्फ 2 एलिमेंट्स का होगा तो उस केस में टोटल केसेस माइनस ऑलवेज टुगेदर कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का होगा तो टोटल केसेस माइनस ऑलवेज टुगेदर नहीं कर पाएंगे। उस केस में हमें लॉजिक के साथ नेवर टुगेदर को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने लखनऊ वाले क्वेश्चंस के बहुत सारे वेरिएशन किए। अगर ये वेरिएशन याद है तो तुम एग्जाम में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो मैं हमेशा कहता हूं यार कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉल्विंग 1000 क्वेश्चंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और आगे की राह बहुत आसान होने वाली है। तो भाइयों जब भी परम्यूटेशन करते समय रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो भाइयों रिपीटेशन के केस में जब ऑब्जेक्ट्स बार बार आ जाते हैं और हमें अरेंजमेंट करना होता है तो याद रखना जितनी बार ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ है हम लोग उतने फैक्टोरियल से टोटल अरेंजमेंट्स को डिवाइड करने वाले हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने कह दिया, एक बार लिखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज मैंने एक वर्ड लिया टुमारो, तो अगर मैं टुमारो को स्पेल करता हूं तो ये होगा TO। तो टुमारो की स्पेलिंग होती है TOMORROW। अब मुझे इस टुमारो वर्ड के अरेंजमेंट्स करने हैं,
तो उन्होंने पूछा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो सकते हैं अगर टुमारो से मुझे और वर्ड्स बनाने तो बताओ यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है मेरे पास 8 लेटर्स। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए 8 फैक्टोरियल। पर याद रखना यहां पे ऑब्जेक्ट्स रिपीट हुए, बिकॉज एक ही ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा बार आया है। जैसे कि ओ आया है लगातार 3 बार। जैसे कि आर आया है लगातार 2 बार। तो यहां पर ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने रिपीटेशन के केस में कहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट्स बार बार रिपीट हो, तो जितनी बार रिपीट हो रहे उतने फैक्टोरियल से टोटल अरेंजमेंट्स को डिवाइड कर दो, तभी जाकर तुम्हें परम्यूटेशन मिलेगा। तो इस केस में तुम्हें 8 फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा विथ 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ओ 3 बार आया है टुमारो, और 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि आर भी 2 बार आया है। तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, इससे तुम्हारे टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे डिवाइड। सो फाइनली जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कट, यहां से 2 फैक्टोरियल और 4 कट, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 यानी कि 3360 वेज। ये होगा फाइनल आंसर। जितनी बार ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। देखो सिंपल सा लॉजिक देता हूं यार। अगर मैंने लिखा RAA, अब यहां पे अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाना है तो वो होंगे 3 फैक्टोरियल, बिकॉज टोटल कितने एलिमेंट्स है 3, लेकिन एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 3 वेज। चेक करते हैं एक बार। अगर मैं करता हूं RAA तो ये एक वे हो गई, फिर मैं करता हूं ARA, ये दूसरी वे हो गई, फिर मैं कर सकता हूं AAR, ये तीसरी वे हो गई। इन 3 वेज के अलावा कोई भी चौथा तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। देखो ये अगर येलो ए है और ये पिंक ए है तो फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर ARA में मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं कि ये वाला ए एक बार उठा के इधर रखा और ये वाला ए एक बार उठा के इधर रखा। अरे दोनों सेम ही ए है यार। एक ए को उठा के तुमने पीछे रख दिया, एक को उठा के आगे रख दिया, फर्क नहीं पड़ता। तो ARA और फिर मैंने लिख दिया एक और ARA। पूछा क्यों? बोले एक जो ए है ना वो पहले आगे था और फिर बाद में पीछे हो गया। भैया दोनों के दोनों ए सेम ही है, जुड़वा है। पता कैसे करेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है? छोटे और बड़े में तो डिफरेंस मिर्जापुर वाले लोग नहीं कर पाए, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इस केस में जितनी बार ऑब्जेक्ट रिपीट हुए उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तभी तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो चलो सीधे चलते हैं और एग्जामिनेशन वाला अधूरा काम पूरा करते हैं। तो भाइयों इस एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन में वॉवल्स हमेशा साथ में आने चाहिए। तो वॉवल्स क्या होते हैं? AEIOU, और वॉवल्स यहाँ पे है कौन से? AI और O। ई को कैसे भूल सकते हैं? ई भी तो एक वॉवल है। तो यहां पे एक छोटा सा चेंज करो, ई कॉन्सोनेंट नहीं है, ई एक वॉवल है। तो वॉवल्स हो गए EAAIIO। तो टोटल ये सारे वॉवल्स हमेशा साथ में होना चाहिए। तो इन पे मैंने बना दिया एक बॉक्स, और अगर वॉवल्स में बॉक्स बन चुका है तो वॉवल्स के बाद कुल मिलाकर 5 लेटर्स और हैं, XMN T और N। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए मेरे पास इंक्लूडिंग बॉक्स? 6 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैं 6 के 6 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकता हूं इन 6 फैक्टोरियल वेज। अब मल्टीप्लाई करते हो, बॉक्स के अंदर भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो बॉक्स के अंदर कितनी चीजें? 1 2 3 4 5 6। बॉक्स के अंदर है 6 एलिमेंट्स, तो ये अरेंज हो जाएंगे इन 6 फैक्टोरियल वेज। पर भाइयों यहां पर रिपीट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। ए रिपीट हुआ है 2 बार, आई रिपीट हुआ है 2 बार, और एन भी रिपीट हुआ है 2 बार। तो जितनी बार एक ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो यहां पे ये डिवाइड हो जाएगा विथ 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल एक बार किया ए के लिए, ये 2 फैक्टोरियल किया आई के लिए, और ये 2 फैक्टोरियल किया एन के लिए।
तो सिंपल सा आंसर हो गया मेरे भाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 7 पेंटिंग्स दे रखी है इन रूम और तुमसे पूछा है कि एक स्पेसिफिक पेंटिंग हमेशा ईदर साइड ऑफ वन पेंटिंग आनी चाहिए, मतलब 2 पेंटिंग्स ऑलवेज टुगेदर होनी चाहिए। अरे सिंपल सी तो बात है, एक स्पेसिफिक पेंटिंग दूसरी पेंटिंग के हमेशा आसपास आनी चाहिए। जैसे हम लोग 7 परिवार के लोगों की पेंटिंग्स रख रहे हैं और दादाजी की पेंटिंग हमेशा दादी जी के पास में आनी चाहिए, भले ही दादी जी के राइट में है या दादी जी के लेफ्ट में है फर्क नहीं पड़ता, ऑन ईदर साइड, बट वन स्पेसिफिक पेंटिंग यानी दादाजी की पेंटिंग शुड ऑलवेज कम ऑन द ईदर साइड ऑफ वन पर्टिकुलर पेंटिंग विच इज दादी जी की पेंटिंग। तो दादाजी की पेंटिंग दादी जी की पेंटिंग के आसपास ही आनी चाहिए, या तो लेफ्ट आ जाए या तो राइट आ जाए। तो यहाँ पे ऑलवेज टुगेदर का केस है मेरे भाई। तो टोटल 7 पेंटिंग में से पेंटिंग 1 और 2 को मैं एक साथ ग्रुप कर देता हूँ, बची P3 P4 P5 P6 और P7। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6, टोटल है मेरे पास 6 एलिमेंट्स। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल वेज। पर बॉक्स के अंदर भी तो परम्यूटेशन हो सकता है, बिकॉज दादी पहले फिर दादा या दादा पहले फिर दादी, तो ये हो जाएगा इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो तुम्हारा आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 720 इंटू 2 विच इज 1440। तो फाइनली एक और क्वेश्चन हो गया। यहां पूछा है कि बताओ कितने तरीके से तुम लोग रेगुलेशन वर्ड को अरेंज कर सकते हो कि वॉवेल्स हमेशा इवन प्लेसेस पे हैं। तो भैया सबसे पहले तो ये बताओ वॉवेल्स क्या है, ई यू ए आई और ओ, ए ई आई ओ यू, सारे के सारे वॉवेल्स आ गए रेगुलेशन में। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, आर जी एल टी एन और एस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स मैंने लिख लिए। चेक करता हूँ क्या रेगुलेशन में भी 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के 11 लेटर्स हम लोगों ने लिख लिए। अब इन्होंने कहा है कि वॉवेल्स हमेशा इवन प्लेसेस पे आने चाहिए, तो एक बार पहले 11 ब्लैंक्स बना दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैंने 11 ब्लैंक्स बना दी और वॉवेल्स हमेशा इवन प्लेसेस पे आने चाहिए, तो वॉवेल्स के पास प्लेसेस कौन कौन सी हुई, एक तो 2 हो गई, एक 4, एक 6, एक 8 और एक 10। तो टोटल 5 प्लेसेस है और 5 वॉवेल्स है। तो 5 प्लेसेस पे 5 वॉवेल्स आ सकते हैं इन 5 फैक्टोरियल वेज। 5P5, पहली प्लेस के पास 5, दूसरी प्लेस के पास 4 और तीसरी प्लेस के पास 3 ऑप्शन एंड सो ऑन। तो 5 फैक्टोरियल में अरेंज हो गए वॉवेल्स। अब कितनी जगह बची है, टोटल 6 प्लेसेस बची हैं और मेरे पास अब लेटर्स भी कितने बचे हैं, 6। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 फैक्टोरियल के साथ एंड यू विल गेट द आंसर। बस सवाल ये है कि यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है, चेक कर लो। वॉवेल्स में कोई रिपीटेशन नहीं हुआ और ना ही कॉन्सोनेंट्स के अंदर कोई रिपीटेशन हुआ है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी कि 720 इंटू 120। सो आंसर विल बी 86,400। तो खत्म हो गया भाइयों एक और क्वेश्चन। तो चलो एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर के कॉन्सेप्ट पे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्यों प्यारा है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया। जल्दी से देखते हैं, 5 इंग्लिश की किताबें, 4 तमिल की किताबें और 3 हिंदी की किताबें, और हमें बुक्स ऐसी जमानी है इन रो कि एक सब्जेक्ट की किताबें एक साथ आए, यानी कि 5 बुक्स ऑफ इंग्लिश का एक बॉक्स बनेगा, 5 बुक्स ऑफ हिंदी का एक बॉक्स बनेगा और 5 बुक्स ऑफ तमिल का एक बॉक्स बनेगा। तो टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 3, क्योंकि बॉक्स को मैं एक सिंगल एलिमेंट काउंट करता हूं। तो ये अरेंज हो जाएंगे इन 3 फैक्टोरियल वेज। पर ये बॉक्स अपने अंदर अरेंज हो सकता है इन 5 फैक्टोरियल वेज। अरे हो सकता है ना, इंग्लिश की एक किताब पहले रखी, एक सबसे लास्ट में रखी, फिर एक सेकंड पर रखी, एक फिफ्थ पर रखी, ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो बॉक्स के अंदर 5 किताबें आपस में इधर उधर ऐसे गोल गोल घूमती रहेंगी। तो पहला बॉक्स हो जाएगा अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। दूसरा बॉक्स, तो यहां पे 3 बॉक्सेस बनेंगे। हमारे पास है 5 बुक्स ऑफ इंग्लिश, फिर हमारे पास है 3 बुक्स ऑफ हिंदी और हमारे पास है 4 बुक्स ऑफ तमिल। तो अगर मैं टोटल अरेंजमेंट्स की बात करूं तो 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 3 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स को एक एलिमेंट काउंट करते हैं। तो 3 फैक्टोरियल वेज टोटल वेज होगा, यानी कि 6 वेज।
अब पहला बॉक्स 5 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकता है क्योंकि 5 इंग्लिश की बुक्स हैं। दूसरा बॉक्स 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकता है और तीसरा बॉक्स 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है क्योंकि बुक्स भी तो आपस में इंटरचेंज करती रहेगी, इधर गई कभी उधर गई फिर उधर गई फिर इधर गई। तो इंग्लिश की 5 बुक्स तो हम लोग किसी भी सीक्वेंस में जमा सकते हैं अगर पांचों बुक्स अलग है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो ये बॉक्स के अंदर के लिए हो गया और ये बॉक्स के बाहर के लिए, क्योंकि बॉक्सेस भी तो चेंज हो सकते हैं। हो सकता है पहले हिंदी की किताबें रखी फिर इंग्लिश की रखे और फिर तमिल की रखे, या हो सकता है पहले तमिल रख दी फिर इंग्लिश रखे और फिर हिंदी रखे एंड सो ऑन। तो भाइयों ये हो गया एक और क्वेश्चन। सीधे चलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन की तरफ। तो यार देखो सर्कुलर परम्यूटेशन में ना बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तुम्हारा फॉर्मूला n फैक्टोरियल नहीं होता, तुम्हारा फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। और अगर नेकलेस वगैरह का क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ n-2 फैक्टोरियल। देखो मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूं कि सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला आखिर ऐसा बना क्यों होता है n-1 फैक्टोरियल और क्यों होता है हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल इन केस ऑफ नेकलेस। तो देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर्कुलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्कल रोटेट करके जो परम्यूटेशन आ रहे हैं वो काउंट नहीं होते। जो अरेंजमेंट सर्कल को रोटेट करके बनते हैं वो काउंट नहीं होते। जैसे मैंने अगर लिखा A, B और C, तो A के पास है B और फिर B के पास है C और फिर C के पास है A, तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया क्योंकि टेबल पर ये 3 लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं सेम सर्कल को रोटेट करता हूं तो मैंने सर्कल को रोटेट कर दिया और A को नीचे की साइड ले आया तो A, B और C हो गए, पर अभी भी सीक्वेंस तो सेम ही है A, B और C। कौन मानेगा कि तुमने परम्यूटेशन कर दिया? ये तो सिर्फ सर्कल का रोटेशन है यार। इमेजिन करो A, B और C रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है ना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तुम कैसे बोल सकते हो कि A नीचे आ गया? भैया सर्कल में नीचे ऊपर कुछ होता ही नहीं है क्योंकि सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे जो सिमिलर अरेंजमेंट्स होते हैं जो सिर्फ बाय रोटेटिंग द सर्कल फॉर्म होते हैं उन अरेंजमेंट्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो हमारा जो फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, तो हमारा जो सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है n-1 फैक्टोरियल। तो इसका लॉजिक बहुत क्लियर है यार। जब हम लोग अरेंजमेंट्स बाय रोटेशन को कंसीडर नहीं करते तो हमें n-1 फैक्टोरियल करना पड़ता है। हमें कोई एक ना एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा और बाकी चीजें ही हम लोग रोटेट कर पाएंगे। जैसे अगर मैंने A को फिक्स कर दिया तो B C की जगह जा सकता है और C B की जगह आ सकता है। These are the two cases which are possible। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगी? 3-1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल विच इज 2 वेज। और वो 2 वेज क्या हो सकती है कि A को अगर स्टार्टिंग पॉइंट माना, A को फिक्स कर दिया तो B इधर जाएगा और C इधर आएगा। बस ये 2 ही कंडीशन पॉसिबल है। तो तुम्हें सर्कुलर परम्यूटेशन के केस में एक ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट को ब्लॉक करना पड़ता है, तभी जाकर तुम अलग अलग परम्यूटेशन निकाल सकते हो। इसीलिए परम्यूटेशन ऑफ सर्कुलर केसेस का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। तो अब एक अंतिम सवाल कि भैया डायमंड या नेकलेस के केस में ये 1/2 n-1 फैक्टोरियल कैसे हो जाते हैं? तो देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज ये मेरा एक नेकलेस है जिसमें येलो, पिंक और ग्रीन डायमंड्स लगे हुए हैं। अब नेकलेस को तो मैं आगे से भी देख सकता हूं और पीछे से भी देख सकता हूं बिकॉज नेकलेस तो एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैंने येलो को सेम रखा, फिर से बोल रहा हूं नेकलेस वाला है बनाने के बाद, ये बनाने के बाद फिर से है ना, तो मैंने एक नेकलेस बनाया जिसमें 3 अलग अलग तरह के डायमंड्स या मोती लगे हुए हैं, एक है येलो, एक है पिंक और एक है ग्रीन। बट नेकलेस तो एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट। और अगर ये 3D ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको आगे और पीछे दोनों से देख सकता हूं। इंसान थोड़ी आगे और पीछे से सेम दिखते हैं, पर नेकलेस तो सेम दिख सकता है। तो इमेजिन करो ये जो नेकलेस तुम्हारे सामने बना हुआ है येलो, पिंक और ग्रीन, इसको तुम लोग ऑपोजिट साइड से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? तो देखो येलो तो येलो की जगह ही दिखेगा, सिर्फ इस सर्कल के पीछे चले जाओ,
जैसे ये हाथ है, इस हाथ के अब इस साइड से आके देखो, तो अगर ये नेकलेस है और नेकलेस के अब मैं पीछे खड़ा हो गया हूं, आगे से देखा तो मुझे क्या दिखा, पिंक येलो। लेकिन अगर अब मैं पीछे से देखता हूं, पीछे तो देखो जल्दी से, अगर पीछे से देखता हूं तो येलो येलो की जगह दिखेगा, पर पिंक नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा पीछे से ग्रीन और फिर मुझे दिखेगा पिंक। क्योंकि इमेजिन करो ना यार, अभी जब मैं इसे आगे से देखता हूं तो मुझे दिखता है पिंक येलो और ग्रीन, लेकिन अगर मैं इसको पीछे से देखूंगा तो जैसे ही मैं इसके पीछे जाऊंगा मुझे मिलेगा ग्रीन येलो और पिंक। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, थोड़ी इमेजिनेशन स्किल यूज करना। तो यार जब डायमंड का केस होता है ना, तो उसमें आगे और पीछे से मैं दोनों साइड से देख सकता हूं, तो ये दोनों ही परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स यूजुअली कंसीडर किए जाते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ डायमंड्स, क्योंकि यहां पे पिंक के बाद येलो आ रहा है, फिर पिंक के बाद ग्रीन आ रहा है, यहां पे पिंक के बाद ग्रीन आ रहा है और फिर येलो आ रहा है। तो ये दो अलग अलग अरेंजमेंट्स होना चाहिए थे, पर हम लोग जब नेकलेस की बात करते हैं तो ये अरेंजमेंट अगर सामने से देखो तो ऐसा दिखता है और पीछे से देखो तो ऐसा दिखता है, तो ये दोनों सेम ही अरेंजमेंट है। तो इसीलिए नेकलेस का फॉर्मूला होता है 1/2 n-1 फैक्टोरियल। जितने भी सर्कुलर परम्यूटेशंस बनते हैं, यानी जितने भी सर्कुलर अरेंजमेंट्स बनते हैं, वो सीधे हाफ हो जाते हैं, क्योंकि आगे और पीछे से देखने पर दो अरेंजमेंट्स मुझे दिख सकते हैं और वो दोनों सेम ही अरेंजमेंट तो हैं। तो नेकलेस के केस में हो जाएगा हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। तो यार इसको सिंपल तरीके से तुम लोग बोल सकते हो कि मेरा राइट तुम्हारा लेफ्ट है, तुम्हारा लेफ्ट मेरा राइट है। ऐसी मूवी भी आई थी, लेफ्ट राइट करते रह जाते हैं वो लोग। तुम लोग इस चीज में कंफ्यूज मत हो ना, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। सीधे करते हैं अगला क्वेश्चन, ले आओ अगला क्वेश्चन प्लीज। तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ कितने नेकलेस बना पाओगे अगर 40 मोती दे दिए जाए तो नेकलेस का परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। तो यहां पे हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 40-1 फैक्टोरियल, यानी कि 39 फैक्टोरियल। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 39 फैक्टोरियल, दैट इज द आंसर इन केस ऑफ नेकलेस। तो भाइयों एक अंतिम केस बचा है परम्यूटेशन का, वो केस है डिविजन। तो देखो यार, हो सकता है तुम्हें बोला जाए कि n ऑब्जेक्ट्स गिवन है और इन ऑब्जेक्ट्स को तुम्हें डिवाइड करना है इनटू ग्रुप्स। सिंपल सा लॉजिक है, अगर ग्रुप सेम हुए तो याद करो परम्यूटेशन विद रिपीटेशन में क्या करते हैं, जितनी बार सेम चीज रिपीट होती है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर ग्रुप्स एक जैसे हुए तो जितनी बार रिपीट होता है कोई ऑब्जेक्ट उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, रेपिटेशन वाला रूल लगा के। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो यार सिंपल है, हो सकता है तुम्हें 15 ऑब्जेक्ट्स दिए हो और तुम्हें बोला हो कि राम और श्याम में ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इन 15 ऑब्जेक्ट्स के 2 पैकेट्स बनेंगे, एक पैकेट बनेगा 7 ऑब्जेक्ट्स का और एक पैकेट बनेगा 8 ऑब्जेक्ट्स का, और इन 2 पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन राम एंड श्याम। इसको बोलते हैं परम्यूटेशन विथ डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा ध्यान देना, मुझे पता है कि बहुत सारे टीचर्स यहां पे तुमसे पर्दा रख जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करते, जबकि ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। याद करो वो चिल्ड्रन वाला केस, वो चिल्ड्रन और मैंगोज का क्वेश्चन आया होगा और तुम लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे, उसी का लॉजिक बता रहा हूं। तो अगर टोटल 15 ऑब्जेक्ट्स हैं और 15 ऑब्जेक्ट्स को मुझे पहले डिवाइड करना है इनटू 2 ग्रुप्स, यानी कि 7 ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप और 8 ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप, और फिर इन 2 पैकेट्स को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन राम एंड श्याम। तो देखो यार, सबसे पहले अगर मुझे 15 ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 15C7 मल्टीप्लाइड बाय 8C8। भैया पहले टोटल 15 लोगों को खड़ा किया, 15 में से 7 बाहर निकाल लिए तो एक ग्रुप बन गया, और जब एक ग्रुप बन गए तो ऑटोमेटिकली दूसरा ग्रुप तो बन ही जाएगा। तो 15C7 इंटू 8C7 ये मैंने किया है फॉर द डिविजन। तो बताओ 15C7 मल्टीप्लाई बाय 8C7 का आंसर क्या आएगा। तो 15C7 की वैल्यू होगी, तो अगर मैं 5C7 इंटू 8C8 करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 6435 वेज।
इसको मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कॉम्बिनेशन यूज़ करने की। एक ऑल्टरनेटिव पैटर्न है इसको लिखने का, वो है जितने ऑब्जेक्ट्स है ना उतना फैक्टोरियल निकाल दो और जितने जितने के ग्रुप्स बना रहे हो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो यहां पे डिवाइड होगा विद 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। तो देखो तब भी मेरा आंसर आएगा 6435 वेज। चाहो तो चेक कर लो, तो इससे भी मेरा आंसर आएगा 6435 वेज। तो समझ में आया कुछ? अगर मैं कहता हूं कि 18 ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है इनटू 2 ग्रुप्स, एक में है 10 ऑब्जेक्ट्स और एक में है 8 ऑब्जेक्ट्स, तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। तो जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फैक्टोरियल कर दो, डिवाइडेड बाय जितने जितने के ग्रुप्स बनाए हैं उसका फैक्टोरियल कर दो, यू विल गेट द डिवीजन। पर डिवीजन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है। ये तो मैंने पैकेज बनाने के तरीके निकाले कि 15 ऑब्जेक्ट्स में से मैं 7 ऑब्जेक्ट्स का एक पैकेट और 8 ऑब्जेक्ट्स का एक पैकेट कितने तरीके से बना सकता हूं। सो देयर आर 6435 वेज। पर अब इस पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है बिटवीन राम एंड श्याम। तो या तो एक पैकेट, ये 7 वाला पैकेट राम के पास जाए और 8 वाला पैकेट श्याम के पास जाए, या फिर ये 8 वाला पैकेट राम के पास जाए और 7 वाला पैकेट श्याम के पास जाए। तो देयर आर 2 फैक्टोरियल वेज ना, क्योंकि राम के पास कितने ऑप्शन है, 2 में से कोई एक पैकेट तो 2, और श्याम के पास एक ऑप्शन क्योंकि राम ऑलरेडी एक पैकेट ले चुका है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल्स। यहां पे अगर 3 लोग होते तो मल्टीप्लाई बाय हो जाता 3 फैक्टोरियल्स। तो भैया डिवीजन के बाद तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। अब बस एक इंपॉर्टेंट अंतिम लॉजिक प्लीज ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर ग्रुप्स सेम टाइप के बनते हैं, अगर ग्रुप्स सेम टाइप के बनते हैं तो उसे परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन कंसीडर कर लेना। यानी अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स बनते हैं, इक्वल साइज के ग्रुप बनते हैं, तो जितने इक्वल साइज के ग्रुप बनेंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मुझे 15 ऑब्जेक्ट्स को 5-5 के 3 ग्रुप में बांटना है तो यहां पे होगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। यहां पे 3 ग्रुप सेम टू सेम है, तो अगर 3 ग्रुप सेम है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो याद करो तुम्हारी मॉड्यूल में क्वेश्चन होता था कि अगर 15 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 3 चिल्ड्रन, और वो भी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इक्वली। तो सबसे पहले तो डिवीजन करो। अगर 15 मैंगोज को मुझे 3 ग्रुप में डिवाइड करना है 5-5-5, तो डिवीजन कैसे होगा, डिवीजन होगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ग्रुप्स सेम है। और जब भी ग्रुप्स आइडेंटिकल होते हैं तो जितने ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। डिवीजन कर दिया, अब मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों के बीच में करना है, 3 बच्चे हैं, तो 3 फैक्टोरियल वेज में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो भी डिवीजन था उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा विद डिस्ट्रीब्यूशन, तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगी 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यही वो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो तुम्हें समझने में प्रॉब्लम जाती है। मैं बात कर रहा हूं सेट बी की ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जरूर से एक क्वेश्चन जरूर देखना इन द एग्जाम्स। अगर कॉन्सेप्ट को एक बार वापस देखना हो तो रिवाइंड करो और फिर से देखो, बिंदास देखो, सब फ्री है। तो अगर बार बार इस कॉन्सेप्ट को देखोगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बहुत आसानी से होगा। 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में। तो 3 फैक्टोरियल कट और हमारे पास नेट आंसर बचा ये। तो चलो जल्दी से पॉइंट्स लिखते हैं और फिर परम्यूटेशन फाइनली खत्म। तो भाइयों 3 पॉइंट्स लिख दिए। सबसे पहले जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स है उसका फैक्टोरियल कर दो, डिवाइडेड बाय जैसे जैसे ग्रुप बना रहे हो वैसे वैसे फैक्टोरियल कर दो। जो है 7 आइटम्स का एक ग्रुप बनाए तो डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, फिर 8 आइटम्स का एक ग्रुप बनाए तो डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। पर अगर ग्रुप सेम है, जैसे 15 मैंगोज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 5-5-5 में, तो अगर ग्रुप सेम है तो जितने ग्रुप सेम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड,
यानी कि 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। और जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो जितने लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाई विद परसेंट फैक्टोरियल। अगर 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। तो भाइयों परम्यूटेशन फाइनली हो गया खत्म। जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग शुरुआत करेंगे विद द कॉम्बिनेशन से, जो बहुत आसान हो चुका है इतने सब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। तो चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शायद किसी की हेल्प हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।